Pelvis is basically a ring-shaped structure that is formed between the femur and trunk. अब ये बनता है हमारे पास 4 बोन्स से, 2 हिप बोन्स ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट एंड राइट साइड. पोस्टीरियरली है sacrum, triangular bone and टिप ऑफ कॉकेक्स. कॉकेक्स पूरी बोन है, उसकी टिप पोस्टीरियरली लाई करेगी. तो ये हमारे पास आता है पेल्विक, फीमेल पेल्विस बेसिकली. अब यहाँ पर हमारे पास इसके जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वो देखने हैं. पेल्विक इनलेट है एंड पेल्विक आउटलेट. पेल्विक इनलेट में हमारे पास दो तरह के पेल्विस होते हैं, ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस. ट्रू पेल्विस हमारे पास इलियम के ब्लेड्स के लेवल पे है और पोस्टीरियरली सेक्रम है. लेकिन पेल्विक ट्रू पेल्विस जो है above is greater pelvis and that is false pelvis, और true pelvis हमारे पास pelvic brim पे start होता है. Posteriorly we have boundary of sacral promontory. Imaginary line अगर draw करते हैं posteriorly till pubic symphysis, promontory से till pubic symphysis, तो we have pelvic inlet and this pelvic inlet is also called pelvic brim. Posteriorly bound है promontory से anteriorly pubic symphysis and pubic rami and laterally iliopectineal lines. This is the pelvic inlet. अब इसमें आप देखें कि इसका जो transverse diameter है, this one is transverse. Transverse is greater than AP diameter. This pelvis is favorable for childbirth और यही most common होता है females में. इसमें अगर हम आउटलेट में देखते हैं तो ये आउटलेट इज डायमंड शेप, रोम्बॉइड शेप स्ट्रक्चर है. एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस है, पोस्टीरियरली कॉकेक्स है और लेटरल साइड पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स है, दैट इज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. ओके, अब हमारे पास इनलेट में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट चीज है वो ये है कि हम इसके डायमीटर्स को मेजर करते हैं, एपी डायमीटर को. पहले हम इसके डिफरेंसेस देखते हैं और फिर हम डायमीटर्स की तरफ जाएंगे. These are the 4 types of pelvis: gynecoid, android, platypoid and anthropoid. Gynecoid जो है मोस्ट फेवरेबल है फॉर डिलीवरी, फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है. इसका ट्रांसफर्स डायमीटर इज ग्रेटर देन ईपी डायमीटर एंड इसकी सब प्यूबिक आर्च होती है वो भी इसकी ब्रॉडर होती है. सी इन दिस डायग्राम, ट्रांसफर्स डायमीटर ये रेड एरो से शो किया गया है, इज ग्रेटर देन ईपी डायमीटर. और इसके इशियल स्पाइंस हैं, इशियम पे स्पाइंस होते हैं वो लेस प्रोमिनेंट होते हैं, यानी वो इनवर्टेड होते हैं, नॉट ईवर्टेड, अंदर की तरफ होते हैं, लेस प्रोमिनेंट हैं. और आप प्यूबिस के नीचे देखें कि दैट इज सब प्यूबिक आर्च, ये वाइडर है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड. एंड्रॉइड पेल्विस इज मेल टाइप पेल्विस, इसकी शेप हार्ट शेप्ड है और गायनेकॉइड ओवल शेप्ड है. और एंड्रॉइड में हमारे पास pubic arch, subpubic arch is narrow, so childbirth is very difficult in this type of pelvis. और अगर आप बाकी के दो पेल्विस देखें, प्लेटिपॉइड एंड एंथ्रोपॉइड, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे गायनेकॉइड और एंड्रॉइड से? तो ये है एंड्रॉइड मेल पेल्विस, हार्ट शेप्ड है. इसके अलावा इन तीनों पेल्विस में ट्रांसवर्स डायमीटर इज ग्रेटर देन ईपी डायमीटर. लेकिन डिफरेंस फिर कहाँ पर आएगा? डिफरेंस आएगा सब प्यूबिक आर्च पे. सब प्यूबिक आर्च प्लेटिपॉइड और एंथ्रोपॉइड दोनों की नैरो होगी. और अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि फीमेल टाइप पेल्विस कौन सा है, तो गायनेकॉइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्लेटिपॉइड. प्लेटिपॉइड इज ऑल्सो फीमेल टाइप पेल्विस, लेकिन इसमें सब प्यूबिक आर्च नैरो है, तो गायनेकॉइड इज ग्रेटर देन प्लेटिपॉइड. एंड प्लेटिपॉइड इज किडनी शेप्ड. Gynecoid is oval shaped, android is heart shaped, and this is somehow oval shaped android, anthropoid as well. Now we have the conjugates. Conjugates basically हमने इसको measure करना है pelvic inlet को. हमारे पास reference point है sacral promontory.
टिल प्यूबिक सिम्फिसिस का अपर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। प्रोमोटरी से लेकर अगर हम सिम्फिसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर तक मेजरमेंट करते हैं तो दैट इज ट्रू कॉन्जुगेट, और ये 11 सेंटीमीटर्स होता है। प्रोमोटरी से हम प्यूबिक सिम्फिसिस के मिडिल बॉर्डर तक मेजरमेंट करते हैं रेड लाइन में, दैट इज ऑब्स कॉन्जुगेट एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। और प्रोमोटरी से हम प्यूबिक सिम्फिसिस के लोअर बॉर्डर तक मेजर करेंगे तो दैट इज डायगोनल कॉन्जुगेट एंड ये होता है 12 सेंटीमीटर्स, लॉन्गेस्ट होता है। और ये हम एपी पेल्विक इनलेट की मेजरमेंट है, और यही होते हैं ऑब्स कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट एंड ट्रू कॉन्जुगेट्स। मैम ये रिपीट कर दें दोबारा। ओके, कॉन्जुगेट कहते हैं मिलाने को, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है फ्रॉम प्रोमोनट्री टिल प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस के आप देखें कि अपर, मिडल एंड लोअर बॉर्डर्स हैं अकॉर्डिंग टू दीज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम प्रोमोनट्री से पेल्विस के प्यूबिक सिम्फिसिस के अपर बॉर्डर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ब्लैक कलर में ये लाइन है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रू कॉन्जुगेट। प्रोमोनट्री से प्यूबिक सिम्फिसिस के मिडल बॉर्डर तक मेजरमेंट है ऑब्स कॉन्जुगेट, और प्रोमोनट्री से प्यूबिक सिम्फिसिस के लोअर बॉर्डर तक मेजर है इसकी डायगोनल कॉन्जुगेट। ऑब्स कॉन्जुगेट 10 सेंटीमीटर्स है और डायगोनल 12, ट्रू 11। तो टॉड से आप याद करें, TOD, टॉड 11, 10 एंड 12 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं पेल्विक फ्लोर के मसल्स। पेल्विक फ्लोर के मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको देखने में तो ये इतने सिंपल नहीं है, लेकिन समझ आ जाए तो बहुत सिंपल है। टोटल हमारे पास मसल्स होते हैं 3। सबसे पहले है हमारे पास प्यूबोकोक्सीजियस मसल, ग्रीन कलर में, प्यूबिस से लेके कॉकेक्स तक है। लेकिन इसी के फाइबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं इनटू प्यूबिक रेक्टालिस एंड प्यूबो वेजिनालिस। प्यूबोकोक्सीजियस के फाइबर्स जिस ओपनिंग के अराउंड स्लिंग बनाएंगे वही उसका नेम होगा। फॉर एग्जांपल, प्यूबिक कोक्सीजियस के कुछ फाइबर्स हैं, दिस इज द रेक्टल हाइटस। रेक्टल ओपनिंग के अराउंड जब वो फाइबर्स मर्ज होंगे तो दे विल बिकम प्यूबो रेक्टालिस। मसल एक ही है, ये तीनों कलर्स में, ग्रीन, जिंक और ये रेड कलर में, ये तीनों एक ही मसल्स हैं, लेकिन इनके फाइबर्स डिवाइड होंगे तो इनके नेम्स अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद वेजाइनल कैनाल, वेजाइनल ओपनिंग के अराउंड अगर वो स्लिंग बनाएंगे तो दैट इज प्यूबो वेजिनालिस, नॉट मेंशन्ड इन दिस डायग्राम, लेकिन ये होता है प्यूबो वेजिनालिस। और अगर रेक्टम के अराउंड होगा रेक्टल ओपनिंग के तो दैट इज प्यूबो रेक्टालिस, और इटसेल्फ ये मसल का नाम है प्यूबो कोक्सीजियस। ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं जो कि यूट्रस को डायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है मस्टर्ड कलर में इलियोकोक्सीजियस, इलियम से लेके कॉकेक्स तक अटैच होगा ये, और ये एक ब्रॉड सा मसल है। प्यूबोकोक्सीजियस एंड इलियोकोक्सीजियस दोनों मिलके बनाते हैं पेल्विक डायफ्राम, और पेल्विक डायफ्राम है जो यूट्रस को डायनामिक सपोर्ट देता है। डायनामिक मोशन को कहते हैं ना, तो यूट्रस की जो मोबिलिटी होती है वो, उस मोबिलिटी को ये दोनों मसल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है कोक्सीजियस, इट्स ऑल्सो नाउन एज इशियोकोक्सीजियस। इशियम हिप बोन है ना, ऊपर हिप बोन का पार्ट है, तो इशियम से लेकर कॉकेक्स तक होगा कोक्सीजियस। सी इशियम में आपको शो करती हूँ, ये ऊपर वाली इलियम है, इशियम है, एंड देन प्यूबिस जो सबसे फ्रंट पे प्यूबिक सिम्फिसिस बना रहा है। इशियम से लेकर कॉकेक्स तक होगा कॉक्सीजियस, और ये इलियम से कॉकेक्स तक इलियोकोक्सीजियस। अगर हम प्यूबोकोक्सीजियस, इलियोकोक्सीजियस और कोक्सीजियस तीनों को इकट्ठा लेते हैं तो ये बनाता है लिवेटर एनाई। लिवेटर एनाई इज अ ब्रॉड मसल, और इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, प्यूबोकोक्सीजियस एंड इलियोकोक्सीजियस। ये क्वेश्चन है, प्यूबोकोक्सीजियस, इलियोकोक्सीजियस लिवेटर एनाई बनाएंगे,
और अगर इनके साथ कॉक्सीजियस को भी ऐड कर लिया जाए तो दैट इज पेल्विक डायफ्राम। ये तीनों का ग्रुप है पेल्विक डायफ्राम। क्लियर है या दोबारा बता दूं? क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। एक दफा मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ ताकि यार इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्यूबोकोक्सीजियस इलियोकोक्सीजियस दोनों लिवेटर एनाई, और अगर इनके साथ हम कोक्सीजियस को ऐड कर लें तो ये तीनों को मिला के बनता है पेल्विक डायफ्राम। अगेन ये देखें यहाँ पे ज्यादा क्लियर बताया गया है। ये है प्यूबोकोक्सीजियस जो बिल्कुल सामने है, ये हमारे पास इंफीरियर व्यू है। सामने प्यूबिक बोन है, उससे हम कोकेक्स तक देखते हैं तो प्यूबोकोक्सीजियस हो गया। फिर ये लाइट पिंक कलर में इलियोकोक्सीजियस। इन दो लिवेटेड एनाई प्लस कोक्सीजियस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक डायफ्राम। और आप कैनाल की और इसका सीक्वेंस भी देख लें। यस, पेल्विक डायफ्राम इज लिवेटेड एनाई प्लस कोक्सीजियस। इसका आप सीक्वेंस देखें, UVR, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, देन रेक्टल ओपनिंग। इलियकस का हमने पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पढ़ा था कि इलियकस मसल है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का, और ये होगा इलियक क्रस्ट से होगा। और ये आई थिंक इसकी इंसर्शन मुझे अभी कंफर्म नहीं है। इंसर्ट इलियम पे ही ये मसल होगा, हाँ ओके। ये जाएगा फीमर के लेजर ट्रोकेंटर पर। Now we have bladder। ब्लैडर में हमारे पास एपेक्स है सबसे पहले, जो ब्लैडर को अटैच कराएगा टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब यहाँ पर हमारे पास है एपेक्स, इंफीरोलेटरल सर्फेसिस, इंफीरोपोस्टीरियर सर्फेसिस। इंफीरोपोस्टीरियर सरफेस होती है जहाँ पर बेस ऑफ ब्लैडर है, बेस। और इसी बेस को ये फंडस कहते हैं, यहीं पर यूरेटर्स की ओपनिंग होती है। तो ये इंपॉर्टेंट सरफेस है, इंफीरो पोस्टीरियर सरफेस, दैट इज द बेस और फंडस ऑफ ब्लैडर, और यहीं पे यूरेटर्स ओपन होते हैं। ये MCQ आता होता है कि यूरेटर्स कौन सी सरफेस पे ओपन होंगे। और नीचे ये कंटिन्यू करता है, नेक है, और देन एज अ यूरेथ्रल कंटिन्यूशन होती है ब्लैडर की। यहाँ पर एपेक्स पे हमारे पास है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। तो ये रेमनेंट होता है यूरेकस का, एम्ब्रोलॉजिकल पॉइंट है, वो एम्ब्रोलॉजी में हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे। और एक सेकेंड आप वेट। हमारे पास इंफीरोलेटरल सरफेस पे पेरिटोनियम नहीं होगी। बाकी सारे के सारा ब्लैडर पे पेरिटोनियम है, बट इंफीरोलेटरल सरफेस इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। लाइकवाइज हमने ड्यूडेनम में पढ़ा था कि ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट पे पेरिटोनियम होती है, बाकी सारे का सारा ड्यूडेनम इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, कोई पेरिटोनियम नहीं होगी। अब ये शेडेड एरिया से भी देख लें कि इंफीरोलेटरल पे कोई पेरिटोनियम नहीं है और ऊपर पेरिटोनियम मौजूद है। सप्लाई होती है सुपीरियर and inferior vesical artery, that is the branch of internal iliac artery। यहाँ पर यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स शो नहीं किए गए, लेकिन हम वो आगे इंजरी में पढ़ लेंगे कि जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है उसको हाइपोगैस्ट्रिक सिम्पथेटिक सप्लाई आती है, यानी वो उसको यूरिनेशन को होल्ड करता है, यूरिनेशन करवाता नहीं है बल्कि वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखता है डेट्रूजर मसल्स को, ताकि यूरिनेशन इनहिबिट रहे, वो कंट्रोल में रखता है सिंपैथेटिक। और वो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की सप्लाई है सिंपैथेटिक। और एक्सटर्नल में प्यूडेंडल आता है जो कि यूरिनेशन को प्रमोट कराता है, यूरिनेशन करवाता है।
पास आ जाता है न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन। ओके, ये है हमारे पास येलो कलर में ब्लैडर। अब इस ब्लैडर में हमारे पास आता है कि ऊपर हमारे पास मसल्स हैं जिनको कहते हैं डेट्रूजर मसल्स। इनकी ब्लैडर की नर्व सप्लाई पहले आप देखें। सबसे पहले ब्लैडर का जो अपर पार्ट है उसको सप्लाई करती है पेल्विक नर्व, दैट इज पैरासिम्पथेटिक नर्व। और हाइपोगैस्ट्रिक सिम्पथेटिक नर्व्स जो हैं वो सप्लाई करती हैं ब्लैडर की स्फिंक्टर को, और अपर पार्ट ऑफ ब्लैडर को भी सप्लाई करती हैं। ये जो दो ऊपर ब्लू कलर की मार्किंग है ये है फॉर फंडस ऑफ द ब्लैडर, और नीचे से स्फिंक्टर को भी सप्लाई करती है, दैट इज हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अब इसका काम ये है कि ये डेट्रूजर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा, ताकि ये जो यूरिनेशन है ये होल्ड पोजीशन में रहेगी, ये यूरिनेशन पेशेंट ड्रिबल नहीं करेगा। और पेल्विक नर्व जो है वो पैरासिम्पथेटिक होती है और वो उसका एक्शन है अनअपोज्ड एक्शन टू दैट ऑफ सिंपैथेटिक। ये यूरिनेशन को प्रोमोट करता है। पी फॉर पेल्विस पेल्विक नर्व, पी फॉर पैरासिम्पथेटिक एंड पी फॉर प्रोमोशन। तो ये प्रोमोट करवाता है यूरिनेशन को। और फिर करवाएगा कैसे कि ये डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन को अनअपोज कर रहा है, करवा रहा है। ऑन द अदर हैंड हाइपोगैस्ट्रिक नर्व करती है, इनहिबिट करती है डेट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग फिलिंग मोड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मसल इन यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। रिलैक्स नहीं करेगी, अगर रिलैक्स होंगे तो यूरिनेशन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखेगा तो यूरिनेशन नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि सोमैटिक कंट्रोल जो होता है यानी वॉलेंट्री कंट्रोल यूरिनेशन का, वो है बाय प्यूडेंटल नर्व, दैट इज S2 S3 एंड S4। ये प्यूडेंटल कंट्रोल करता है वॉलेंट्री कंट्रोल, और ये स्फिंक्टर्स को प्रोवाइड करता है। देखें वॉलेंट्री मसल्स, पेल्विक फ्लोर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय प्यूडेंटल फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल, whereas internal sphincter is supplied by hypogastric sympathetic, जो कि यूरिनेशन को होल्ड करेगा। यहाँ पर आप लेवल्स देखें, T10 टू L2 हाइपोगैस्ट्रिक का नर्व रूट है और S2 टू S4 है प्यूडेंटल के लिए फॉर पैरासिम्पथेटिक। और इसका जो न्यूरोनल पाथवे है वो यही है कि जब ब्लैडर फिल होता है तो डेट्रूजर मसल्स को मैसेज जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से ये ब्लैक एरो में आप देखें कि ये मैसेज ऊपर जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वो इसको इंटरप्रेट करेगा एज फुल और एम्प्टी ब्लैडर। देन मैसेज जो है वो एज अ मोटर सप्लाई आएगी नीचे की तरफ, और ये हाइपोगैस्ट्रिक और पेल्विक नर्व के थ्रू आगे से मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिशन ये उसके मैसेज के अकॉर्डिंग होगी। तो ये है सारा न्यूरोनल पाथवे। ये था फिजियोलॉजी, हमें समझना था कि नॉर्मल क्या है। अब हम जाएंगे इंजरी की तरफ। ये अगेन यूरिनल कंट्रोल है, आप यहाँ से देख लें कि ये है डेट्रूजर मसल्स, यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। जब ब्लैडर फिल होगा तो ये इसको स्ट्रेच आएगा, तो यहाँ से सेंसरी सप्लाई जाएगी स्पाइनल कॉर्ड पे और ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक मैसेज आएगा, वो इंटरप्रेट करेगा। यहाँ पोन्स में इसका मिक्सचुरेशन सेंटर होता है, वहीं से ये मैसेज आएगा दोबारा और मोटर सप्लाई जाएगी ब्लैडर को कि अब यूरिनेशन होनी चाहिए। तो यूरिथ्रा पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं। तो ये जैसे हमने ऊपर देखा उस तरह से ये यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ इसी डायग्राम में मैं आपको इंजरीज पढ़ाती हूँ। इंजरीज आपने गौर से सुननी है, ये एमसीक्यू बहुत दफा आया है लेकिन ये समझ नहीं आता एमसीक्यू। अगर तो इंजरी होती है सिंपैथेटिक के लेवल पे, दिस वन इज सिंपैथेटिक लेवल। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो रही है एट द लेवल ऑफ सिंपैथेटिक, तो पेशेंट को जो सिम्टम्स आएंगे वो होगा अर्ज, स्पेस्टिक एंड ऑटोमेटिक ब्लैडर। पेशेंट को फील होगा कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी कि टू पास यूरिन। स्पेस्टिक होगा ब्लैडर, नॉट फ्लैसिड, स्पेस्टिक होगा और ऑटोमेटिक होगा। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिक ब्लैडर।
जब इंजरी होगी एट द लेवल ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक चेन के लेवल पे, T10 to L2 हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, तो ब्लैडर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक में तीन चीजें आती हैं, USA, अर्ज, स्पेस्टिक एंड ऑटोमेटिक, ये नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगर इंजरी होती है बिलो द लेवल ऑफ सिंपैथेटिक चेन, तो ये इन्वॉल्व होगा S2, S3 एंड S4, और उस पे ब्लैडर होगा फ्लैसिड, उसकी टोनिसिटी लॉस हो जाएगी, और उस ब्लैडर को हम कहते हैं ऑटोनोमस ब्लैडर। ऑटोनोमस में ये होता है कि पेशेंट, देर इज इनएबिलिटी टू इनिशिएट मिक्चुरेशन, बट वंस मिक्चुरेशन इज इनिशिएटेड देन देर विल बी कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग। पेशेंट यूरिन को होल्ड नहीं कर सकता, बस वो कंटिन्यूसली ड्रिबल करता रहेगा ब्लैडर। ये हो गया फ्लैसिड ब्लैडर। और इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, ऑटोनोमस हो गया ब्लैडर, एटोनिक हो गया, और ओवरफ्लो करता है। ये हो जाती हैं ब्लैडर की इंजरीज। तो जब ऑटोमेटिक होगा वो अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी है, और जब ऑटोनोमस हुआ तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी है। अपर मोटर न्यूरॉन में स्पेस्टिक होती है और लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लेसिडिटी होगी। यस मैम। तो एमसीक्यू इंजरीज बहुत। प्लीज रिपीट कर दें। ओके, हमारे पास देखें जो नर्वस सप्लाई है वो दो है ना ब्लैडर की, हाइपोगैस्ट्रिक है दैट इज सिम्पथेटिक, और पेल्विक नर्व से है दैट इज पैरासिम्पथेटिक। हाइपोगैस्ट्रिक कंट्रोल में रखेगा, जैसे अभी हम किसी टेंशन में इंसान बहुत ज़्यादा, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट है बॉडी में, तो वो उस टाइम पे वो सिंपैथेटिक एक्टिवेटेड है। उस टाइम क्या होगा, यूरिन होल्ड रहेगा, मिक्चुरेशन नहीं होगी, इनहिबिशन होगी डेट्रूजर मसल्स की, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे स्फिंक्टर्स, ताकि यूरिनेशन नहीं हो। लेकिन जब पैरासिम्पथेटिक होता है तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जब बॉडी रिलैक्स होती है तो सारे स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं, जीआईटी के स्फिंक्टर्स, जेंटो यूरिनरी के स्फिंक्टर्स, तब स्क्रीशंस होती हैं। तो अब जब हाइपोगैस्ट्रिक में इंजरी होगी तो दैट मीन्स कि वो जो इनहिबिटेड स्टेट में था हमारा ब्लैडर, वो अब ड्रिबल करेगा, वो ऑटोमेटिक होगा, कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। तो उसमें ये होगा कि ब्लैडर स्पेस्टिक होगा, अर्ज होगी पेशेंट को टू पास यूरिन, और ये ऑटोमेटिक स्टेट में चला जाएगा। तो इसका निमोनिक आपने याद रखना है कि अब देखें, सिंपथेटिक, एस फॉर सिंपथेटिक, एस फॉर सुपीरियर, ऊपर ऊपर इंजरी हुई है तो सिंपथेटिक ही होगी। और इसमें क्या करेंगे हम, यूएसए, यूएसए, ये लोग यूएसए को दूसरे कंट्रीज बड़ा समझते हैं ना, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कहते हैं कि यूएस से मदद मांगो। तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए ऊपर हो गया ऑटोमेटिक, और नीचे क्या है, आओ, AA, फ्लैसिड हो गया ब्लैडर एट द लेवल ऑफ, बिलो द लेवल ऑफ सिंपैथेटिक, तो उस पे क्या होगा, ऑटोनोमस, एटोनिक और ओवरफ्लो। यूएसए आओ, ऊपर हो गया ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक में क्या होता है, अर्ध स्पेस्टिक एंड ऑटोमेटिक। और ऑटोनोमस क्या होगा, एट द लेवल ऑफ सिंपैथेटिक इंजरी होगी, और उसमें होगा फ्लैसिड होगा ब्लैडर, और निमोनिक है उसका आओ, ऑटोनोमस, एटोनिक, ओवरफ्लो। एज अ होल कहते हैं न्यूरोजेनिक इंजरी। ये एमसीक्यू आया हुआ है एसके में। आप क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है तो अभी बता दें दोबारा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैम ये नहीं समझ आ रही कि ओवरफ्लो, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोनोमस आओ जो है वो सारी ये तीनों मतलब लोअर में आ रहे हैं। इस लेवल पे देखिए, मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, S2, S3, S4 के लेवल पे अगर इंजरी हो रही है तो सिंपैथेटिक से नीचे हो रही है ना, सिंपैथेटिक ऊपर वाला है, ठीक है। बिलो द सिंपैथेटिक अगर इंजरी हो रही है तो ये ऑटोनोमस है, और ऑटोनोमस का निमोनिक है आओ, ऑटोनोमस, एटोनिक, ओवरफ्लो। और अगर अबव द सिंपैथेटिक हो रही है तो फिर उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा, यूएसए, अर्थ स्पेस्टिक एंड ऑटोमेटिक। नीचे वाले में फ्लैसिड होगा, ऊपर वाले में स्पेस्टिक होगा। ये एमसीक्यू सामने आएगा तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
आप इस सप्लाई से भी देख लें अगर इस लेवल पे इंजरी हो रही है तो जो हो रहा है उसका ऑपोजिट हो गया डेफिनेटली। जब अभी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो वो रिलैक्स हो जाएगा और ड्रिबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगेन ये कॉन्जुगेट्स आ गए हैं, ऑप्स कॉन्जुगेट, डायगोनल, ये हम देख चुके हैं, पेल्विक इनलेट की मेजरमेंट है। अच्छा, ये ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना न्यूरोनल इंजरीज का, मे बी अभी हमने न्यूरोलॉजी नहीं की तो आपको थोड़ा सा इसमें मुश्किल पेश आ रही हो, लेकिन हमने अभी इस पॉइंट पे ये नहीं देखना कि इसका वो पाथवे कैसे, बस आप लेवल्स पे देख लें कि इस लेवल पे इंजरी होगी तो तीन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं और इस लेवल पे होगी तो कौन से आ रहे हैं, बस यही है इसमें। वो जो एमसीक्यू है वो इसी के गिर्द घूमता है कि अगर हाइपोगैस्ट्रिक की सिम्पथेटिक का लेवल है, इस पे इंजरी होगी तो यूएसए के निमोनिक है, और अगर सिंपैथेटिक से नीचे नीचे होगी तो आओ का निमोनिक है। ऊपर वाला ऑटोमेटिक है और अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी है, नीचे वाला लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी है, उसका निमोनिक है, ऊपर का यूएसए, नीचे का आओ, नीचे वाला ऑटोनोमस है। अच्छा, न्यूरोजेनिक में दोनों आते हैं या यस, न्यूरोजेनिक? देखें अच्छा। न्यूरोजेनिक आप नाम से पता चल जाएगा ना, न्यूरोजेनिक क्या है, न्यूरोनल रिलेटेड है, तो ये दोनों चीजें न्यूरॉन्स की है ना, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में वो दोनों आ जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, नाउ वी हैव लंबोसेक्रल प्लेक्सस। लंबोसेक्रल प्लेक्सस में हमारे पास जो पेल्विस में नर्व्स इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि सबसे पहले आप देखें शैटिक नर्व, इसका रूट कहाँ से आ रहा है, L4 L5 और सेक्रल के 1 2 और 3, तो L4 से S3 तक शैटिक का नर्व रूट है। प्यूडेंटल नर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व है पेल्विस में, और ये बार बार इसका सिनेरियो आता है सेम पेपर में, 2 3 सवाल इसके आते हैं, इसका नर्व रूट भी पूछा जाता है कि S2 S3 S4 पूरा सिनेरियो देंगे और कौन सी नर्व डैमेज हुई है, फिर नेक्स्ट सिनेरियो देंगे कि इस में ये नर्व डैमेज हुई है तो इसका रूट क्या है, तो S2 S3 S4 ये है प्यूडेंटल का नर्व रूट। यहाँ पर आप इस डायग्राम में ये देखें कि सैक्रम से इशियल स्पाइन तक जो लिगामेंट है दैट इज सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। एक है हमारे पास ऊपर ऊपर की डायग्राम सैक्रोस ट्यूबरस लिगामेंट है, ठीक है, और ये है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ओके, पेल्विस में जो इम्पोर्टेंट आर्टरीज होंगी जिसकी आगे फर्दर ब्रांचेस होंगी वो उसमें पहले आप ये देख लें कि एब्डोमिनल एरोटा है और ये L4 के लेवल पे आके बाइफरकेट करता है, L4 के लेवल पे, तो इनटू कॉमन आइलिक आर्टरीज, कॉमन आइलिक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट होगी, हर कॉमन आइलिक आर्टरी डिवाइड होगी इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलिक आर्टरीज। एक्सटर्नल वाली जो है वो लोअर लिम्ब की साइड पे चली जाएगी और इंटरनल आइलिक आर्टरी अंदर पेल्विस में चली जाएगी। यहाँ पर शो नहीं किया गया, नेक्स्ट में हम देखते हैं। ये 12 के लेवल पे आया है, एब्डोमिनल एरोटा बनेगा और ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये हम एब्डोमेन में देख चुके हैं, और रीनल वेन इसकी डायरेक्ट ब्रांच होती है, दिस वन इज सीलिएक, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक है, देन इंफीरियर मेसेंटेरिक। ओके, और उसके बाद है ये है बाइफर्केशन है इनटू कॉमन आइलिक, L4 का लेवल है, कॉमन आइलिक डिवाइड हो रही है इंटरनल आइलिक, दिस इज इंटरनल आइलिक, ये अंदर पेल्विस में जा रही है इंटरनल से इनसाइड, और ये एक्सटर्नल है जो बाहर लोअर लिम्ब की साइड पे जा रही है। इंटरनल की आगे से ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पर हमारे पास है ग्लूटियल आर्टरीज, सुपीरियर ग्लूटियल, मिडिल ग्लूटियल, और यहाँ पर है एक है यूट्राइन आर्टरी जो इम्पोर्टेंट है अभी, ये देखें ये यूट्राइन आर्टरी है और इधर ही वजाइनल आर्टरी है जो कि ब्रांच है इंटरनल आइलिक की, और यूट्राइन सप्लाई करती है यूट्रस को, वजाइनल सप्लाई करेगी वजाइना को।
हम इसकी ब्रांचेस ऑर्गन वाइज देखते हैं नेक्स्ट में। अभी सिर्फ आप इसका एक ओवरव्यू से ले लें कि ये किस तरह से अरेंजमेंट है। Now we have the most important organ or viscera in the pelvis. ओके, अब आप देखें यूट्रस में। सबसे पहले हमने यूट्रस के साथ जो इसके एडनेक्सल मैसेज हैं वो देखने हैं कि हमारे पास हैं यूट्राइन ट्यूब्स, ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स। अब आप इसकी देखें कंटिन्यूएशन देखें और यूट्रस के साथ ये कहाँ पर ये लोकेट करती हैं। जो यूट्रस की फंडस है ना, वो फंडस इससे ऊपर है यूट्राइन बॉडी से। फंडस हो गया बॉडी ऑफ यूट्रस, और नीचे सर्विक्स है एंड देन वजाइना। अब फंडस में देखें कि इसकी साथ ही यूट्राइन ट्यूब्स की ओपनिंग है। यूट्राइन ट्यूब्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो हैं हमारे पास इस्थमस एंड एम्पुला। एम्पुला जो होता है वो, और इस्थमस, इसके साथ ही हमारे पास इनफंडिबुलम जो कि कैच करता है ओवम को। ओवरीज में आप देखें कि यहाँ पर ओवेरियन कॉर्टेक्स है और ओवेरियन मेडुला है। यहाँ पर ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो जो सारी डेज होते हैं वो सारी इसमें डेवलपमेंट होती है, वो ओवरी से स्टार्ट होते हैं, ओवेरियन साइकिल एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक एमसीक्यू आता होता है कि एक्टोपिक थायराइड की मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा है अगर उसमें ट्यूमर हो जाए, तो दैट इज ओवेरियन ट्यूमर। ओवरी का अगर ट्यूमर होगा तो एक्टोपिक थायराइड रिलीज होगा। यहाँ पर जो हमने एक चीज़ देखनी है कि लीस्ट कॉमन साइट फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ओवरी, ओवरी होगा। और यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास तीन पार्ट्स हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के। मीजो ओवेरियम ओवरी से ट्यूब्स तक जाएगा। मीजोमीट्रियम जो है वो ओवरी से यूट्राइन की मस्कुलर लेट तक जाएगा, मायोमीट्रियम तक। और मीजोसेल्पिंग्स ये ट्यूब्स तक जाता है। मीजो ओवेरियम है ये, मिजेंट्री जो है वो ओवम के साथ ही अटैच होगी, ओवरी के साथ। और ये है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। दिस वन इज यूट्रोसेक्टुअल लिगामेंट। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जो यूट्रस की मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है दैट इज ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल लिगामेंट ऑफ यूट्रस। वो यूट्रस की मेन सपोर्ट है। ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा आया हुआ है, यहाँ शो नहीं किया गया, मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ। इस तरह से हमारे पास होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल लिगामेंट वो यूट्रस को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसमें आप देखें कि ये है एरोटा। एरोटा की ब्रांच है आगे से ओवेरियन आर्टरी, गोनेडल आर्टरी है। अगर मेल होगा तो उसमें टेस्टिकुलर आर्टरी है। तो ओवेरियन आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एरोटा। ये एरोटा ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करती है ओवरी को। और फिर नीचे देखें इंटरनल आइलिक दैट इज द ब्रांच ऑफ कॉमन आइलिक आर्टरी। और इंटरनल आइलिक की ब्रांच है वेजाइनल एंड यूट्राइन। ऊपर वाली यूट्राइन है और ये यूट्राइन यूट्रस को सप्लाई करती है। और आगे से इसकी सब ब्रांचेस होती हैं, आर्कुएट आर्टरी और स्पाइरल आर्टरीज। और जो प्री एक्लेम्पशिया के पेशेंट होते हैं उसमें स्पाइरल आर्टरीज में ही फिजियोलॉजिकल प्रोलिफरेशन ट्रोफोब्लास्ट की सही तरह से नहीं होती है। नॉर्मली जो होती है वो उस प्री एक्लेम्पशिया के पेशेंट में नहीं होगी, तो उसमें स्पाइरल आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी। ओके, अभी दो कुछ और पिक्चर्स हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ उसमें नेक्स्ट पिक्चर में। विजिबल है आपको? नो मैम।
See this diagram. इसमें आप ये देखेंगे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ये है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अब राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रोसेक्रल, ट्रांसवर्स और कार्डिनल, ये चारों हैं जिनके बारे में एमसीक्यू आता है। राउंड लिगामेंट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये पूरा राउंड लेता है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशंस प्रोवाइड करेगा। राउंड लिगामेंट जो है वो लेबिया मेजोरा तक जाएगा, पेल्विस से आउट होगा, एग्जिट करेगा टिल लेबिया मेजोरा, विजाइना में लेबिया मेजोरा तक जाएगा। तो अगर कैंसर होता है तो स्प्रेड करता है वाई दिस लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एंड इंट्रा पेल्विक एक्सटेंशंस, पूरा राउंड लेकर ये लेबिया मेजोरा तक जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट, इसमें वेसल्स आ जाती हैं, वेसल्स को कंटेन करता है, ये बहुत ब्रॉड है, देखिए फ्लैप है पूरा। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, देखें ट्रांसवर्स पोजीशन में है, और इसको कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं। दिस इज द मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस, वेयर एज द डायनेमिक सपोर्ट ऑफ यूट्रस इज पेल्विक डायफ्राम, डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर डायफ्राम। लेकिन मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ये इंडक्शन एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आता है, एंट्री एग्जाम में भी, सब में यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस, दैट इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑप्शन में नहीं है तो देन ट्रांसवर्स इज ग्रेटर देन यूट्रोसेक्रल। इसका सीक्वेंस जो है ना डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन आपने ट्रांसवर्स को हमेशा ग्रेटर रखना है, ट्रांसवर्स इज ग्रेटर देन यूट्रोसेक्रल। विस्रा की मेन सपोर्ट पूछी जाएगी तो लिवेटर एनाई इज मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विस्रा। Dynamic support of uterus is pelvic diaphragm, main support of uterus is transverse ligament, and main support of pelvic viscera is by levator ani muscles. यहाँ पर ये हमारे पास जो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ये सेक्रम से होगा, अटैच होगा इस पर इशियल ट्यूबरोसिटीज पे, और सेक्रम से इशियल स्पाइन पर जो लिगामेंट अटैच होता है दैट इज सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो गायनेकोलॉजिकल ऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्रोट्यूबरस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्रोट्यूबरस ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में हमारे पास बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो पूछते होते हैं कि इसका पेरिफेरल जोन कौन सा है, ट्रांजिशन जोन कौन सा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे पास आ जाते हैं इसके जोन्स। पेरिफेरल जोन है पर्पल कलर में, ट्रांजिशनल जोन है ग्रीन कलर में, एंटीरियर जोन, अब पेरिफेरल जोन जो है दैट इज 75% ऑफ द ग्लैंडुलर जोन, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन जोन फॉर कैंसर, पेरिफेरल जोन। सेंट्रल जोन प्रोस्टेट का 25% होता है, दिस वन सेंट्रल जोन ब्लू कलर में। पेरिफेरल जोन 75% है, 25% सेंट्रल जोन है, और पेरिफेरल इज द मोस्ट कॉमन फॉर कैंसर। ट्रांजिशनल जोन जो है ग्रीन कलर में दैट इज एसोसिएटेड विद बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। अब यहाँ पर हमारे पास है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट ये है और ये है यूरेथ्रा, इसके दरमियान में हमारे पास होती है मीडियन लोब, नॉट शोन हेयर, इसमें होगी। ओके ये देखें आप, ब्लू कलर में मीडियन लोब है, यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के दरमियान है मीडियन लोब। Dynamic support is by pelvic diaphragm.
लेकिन पेल्विक विस्ट्रा की अगर पूछेंगे तो लिवेटेड रहना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस कॉन्सेप्ट ही बना लें कि विस्ट्रास को डेफिनेटली मसल्स ही सपोर्ट करेंगे ना, लेकिन यूट्रस की अकेले की डायनेमिक सपोर्ट अगर पूछी जाए दैट इज पेल्विक डायफ्राम, और मेन सपोर्ट इज बाय ट्रांसवर्स और कार्डिनल लिगामेंट। नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग अबाउट यूरेटर्स। अब इस डायग्राम को आप देखें और उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोसीजर में कौन सी आर्टरी डैमेज होगी, और ये एमसीक्यूज बहुत दफा आते हैं। आप नोट डाउन करें जो जो मैं बोल रही हूँ। जब भी सी सेक्शन होगा, अब यूट्रस को आपने देखना है, जब भी सी सेक्शन होता है तो यूट्राइन आर्टरी डैमेज होगी। दिस इज द यूट्राइन आर्टरी, और ये यूट्रस को सप्लाई कर रही है। तो जब भी सी सेक्शन होगा तो यूट्राइन आर्टरी डैमेज होगी। अगर पेल्विक ब्रिम पे, ये पेल्विक ब्रिम है, इस जगह पर अगर कोई आर्टरी डैमेज होगी तो वो होगी ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी। अगर ओवरेक्टमी में कोई आर्टरी डैमेज का पूछते हैं, यानी ओवरीज जब रिमूव हो रही हैं, ओवरीज तो बहुत नीचे हैं, पेल्विक ब्रिम बहुत ऊपर है, ऊपर से ओवेरियन आर्टरी आ रही है, तो पेल्विक ब्रिम पे ओवेरियन आर्टरी अगर ओफरेक्टमी हो रही है, ओवरीज रिमूव हो रही हैं, तो इंटरनल आइलिक आर्टरी डैमेज होगी। इंटरनल आइलिक ओवरीज की बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो इंटरनल आइलिक डैमेज होगी। अब आप देखें कि यहाँ पर यूरिटर्स आ रहे हैं, और यूरिटर्स के ऊपर होगी ओवेरियन आर्टरी और नीचे होगी इंटरनल आइलिक आर्टरी। सी इंटरनल आइलिक आर्टरी इज पोस्टीरियर टू यूरेटर्स, तो हमारे पास निमोनिक बनता है ओ यू आई, ओवेरियन, यूरेटर्स एंड इंटरनल आइलिक। फर्स्ट एड में इसका निमोनिक लिखा हुआ है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर किस में होगा? यूरेटर्स में होगा, और ऊपर ब्रिज किससे बन रही है? ओवेरियन आर्टरी से बन रही है। ओवेरियन आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एरोटा। ओवेरियन आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एरोटा। तो ऊपर ओवेरियन आर्टरी होगी, नीचे यूरेटर है, इसमें वाटर है, और उससे नीचे क्या है? इंटरनल आइलिक आर्टरी। जैसे ही यूरेटर्स आइलिक आर्टरी को पेल्विक ब्रिम पे क्रॉस करता है तो ये दोनों में डिवाइड हो जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी में। जब भी सी सेक्शन होता है यूट्राइन आर्टरी डैमेज होगी, ओफरेक्टमी होगी तो इंटरनल आइलिक, और अगर पेल्विक ब्रिम पे कोई आर्टरी डैमेज है तो दैट इज ओवेरियन आर्टरी। अब इसका निमोनिक आप याद रख लें, कप, डबल ओ आई, CUP, कप, डबल ओ आई। C फॉर सी सेक्शन, U फॉर यूट्राइन आर्टरी, P फॉर पेल्विक ब्रिम, O फॉर ओवेरियन आर्टरी, O फॉर ओफरेक्टमी, I फॉर इंटरनल आइलिक आर्टरी। गॉट इट? यस मैम। ओके। अब आप आ जाएं अगेन हिस्टेरेक्टमी के ऊपर। ये तो होगी थी, हमने वेसल डैमेज का देखा। अब ये यूट्रस है हमारे पास। जब हिस्टेरेक्टमी होती है, यूट्रस को रिमूव किया जाता है, तो उसमें अब डैमेज क्या होगा? यूरिटर डैमेज होगा। ये दोनों अलग अलग सिनेरियो होते हैं, हर पेपर में लाजमी है ये सवाल आना। अब यूरिटर डैमेज की बात करते हैं। जब यूट्रस रिमूव हुआ, यूरिटर डैमेज होगा। कहाँ डैमेज होगा, किस जगह पे, ये क्वेश्चन आता है।
मोस्ट कॉमन साइट होगी एट द लेवल ऑफ कार्डिनल लिगामेंट। यूट्रस के साथ नीचे मेन सपोर्ट उसकी क्या थी, ट्रांसवर्स ऑल्सो नाउन एज कार्डिनल लिगामेंट, वहां पर डैमेज होगा यूरेटर। अगर ऑप्शन में कार्डिनल नहीं है तो देन वी विल सिलेक्ट ब्रॉड लिगामेंट। दिस वन इज द सीक्वेंस, कार्डिनल ligament is greater than broad ligament is greater than pelvic brim। यूरेटर डैमेज की लोकेशन का पूछ रहे हैं, सबसे पहले कार्डिनल को हमने प्रेफर करना है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है देन ब्रॉड लिगामेंट, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है देन पेल्विक ब्रिम। तो ये यूरेटर डैमेज की लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिनेरियो आएगा, पेन हुआ पेशेंट को, फ्लैंक में पेन है आफ्टर हिस्टेक्टमी, यूरेटर लाइगेट हो गया डेफिनेटली, लेकिन हुआ किस पोजीशन पे है, किस लोकेशन पे हुआ है, तो वो होगी कार्डिनल लिगामेंट इज ग्रेटर देन ब्रॉड लिगामेंट इज ग्रेटर देन पेल्विक ब्रिम। क्लियर है सबको? ये सीक्वेंस आपने पक्का याद रखना है। यस मैम। ये था हमारा फाइनल, इसके लिए अब जो टॉपिक्स रह गए हैं वो पेरिनियम के हैं। ठीक है, अभी हम पॉइंट स्टार्ट करें रफीउल्लाह के। Okay. The first point is the base of urinary bladder is made by posterior surface। तो बेस क्या थी, फंडस थी, वो पोस्टीरियर इंफीरो पोस्टीरियर सरफेस थी और वही उसका फंडस था, वहीं पे यूरेटर्स ओपन हो रहे थे। द सुपीरियर एंड part of posterior surfaces of bladder are covered by peritoneum, but inferolateral is devoid of peritoneum। Bladder and prostate is separated from rectum by Denoveller's fascia, also called rectoprostatic fascia। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर डिवाइड होंगे, सेपरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टोप्रोस्टेटिक फेशिया। नर्व सप्लाई सिंपथेटिक वाई सुपीरियर एंड इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ये ब्लैडर की सप्लाई है। देखा था हमने कि जो सिंपथेटिक होता है और पैरासिम्पथेटिक दो तरह के होंगे, सिंपथेटिक कंट्रोल में रखेगा और पैरासिम्पथेटिक यूरिनेशन करवाएगा। सिंपथेटिक में हमारे पास सुपीरियर इंफीरियर दोनों आ जाते हैं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और पैरासिम्पथेटिक में पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व्स है, इसकी रूट वैल्यू है S2 S3 S4 एंड दैट इज सेम फॉर प्यूडेंटल नर्व। Arterial supply में superior inferior vesical artery, this is the branch of internal iliac artery। Lymph drainage is in internal and external iliac nodes। ब्लैडर एक्सटर्नल वेसल के करीब होगा, तो जो करीब के नोड्स हैं उन्हीं में वो ड्रेनेज होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर अलग अलग ये ऑप्शन में आता है ना, इंटरनल ऑप्शन है देन एक्सटर्नल ऑप्शन बी, तो इंटरनल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल। Regarding supply of bladder, supplied by pelvic splanchnic nerve and inferior hypogastric plexus, parasympathetic nerve supplying the bladder are pelvic splanchnic nerves। देखें, P for pelvic, P for parasympathetic। Urinary bladder separated from rectum by Denoveller's fascia, posterior to urinary bladder is Denoveller's fascia। और अगर रेक्टम और यूट्रस की सेपरेशन पूछेंगे तो दैट इज बाय रेक्टो यूट्राइन fascia, also known as pouch of Douglas। Bladder and prostate is separated from rectum by
Denovelous fascia, also called rectoprostatic fascia. ब्लैडर इंफीरो, यहाँ पर आई थिंक करेक्शन की जरूरत है क्योंकि ब्लैडर और प्रोस्टेट, क्योंकि रेक्टोप्रोस्टेटिक इज फॉर रेक्टम एंड ब्लैडर होगा, रेक्टम एंड प्रोस्टेट। रेक्टो यूट्राइन यूट्रस और रेक्टम के दरमियान में होगा, ऑल्सो नॉन एज पाउच ऑफ डगलस। रेक्टम और प्रोस्टेट के दरमियान रेक्टोप्रोस्टेटिक होगा। Posterior to bladder is Denoveller's fascia. Bladder and prostate is separated from rectum by Denoveller's fascia. Urinary bladder, inferolateral surface not covered with peritoneum. Inferolateral. True about urinary bladder is sympathetic plus parasympathetic supply. Urorectal septum सेपरेट करता है रेक्टम एंड यूरोजेनिटल साइनस को. Lymphatic drainage of urinary bladder. Internal ileak. If both internal external option prefer that. लेकिन अगर अलग अलग हैं तो internal होगा. Nerve loss in urogenital triangle is pudendal nerve S2, S3, S4. Landmark for pudendal nerve block is ischial spine. Female neck of bladder lies above urogenital diaphragm. This is the question from perineum. Urogenital diaphragm laterally attached to ischiopubic rami. ये diaphragm को भी आप छोड़ दें, ये picture के बगैर समझ नहीं आएगा. External anal, then pudendal. This is the ये हम पेरिनियम में करेंगे. Now the next point is main support of uterus is transverse cervical ligament, also called cardinal ligament. Suspensory ligament of the ovary, infundibulopelvic ligament. ये टेबल फर्स्ट एड में भी है. कनेक्ट करेगा. अब इसके कनेक्शंस में क्या, ओवरीज को लेटरल पेल्विक वॉल पे. स्ट्रक्चर इसमें ओवेरियन वेसल्स आएंगी और pneumonic water under the bridge, ovarian artery. So this is the ovarian ligament, also called infundibulopelvic ligament. ओवरी को pelvic walls के साथ अटैच करेगा, सस्पेंस करेगा, सस्पेंड करेगा. Suspensory ligament of ovary. Ureter is related posterior to ovarian vessels and at risk of injury during ligation of ovarian vessels. जब ovarian vessels को ligate करेंगे तो ureter definitely injure होगा. Cardinal ligament or transverse cervical ligament. This attaches cervix to side wall of pelvis. Uterine vessels इसमें होंगी and this is the main support of uterus. Round ligament of uterus, uterine fundus को labia majora देखा. Intra and extra pelvic extensions provide करता है. Derivative है gubernaculum का. को pelvic side wall से अटैच करेगा. ये पूरा broad flap था. ओवरीज होंगे fallopian tubes, round ligament of uterus इसके contents में आएगा. Structures. Ovarian ligament, medial pole of ovary को lateral uterus के साथ अटैच करेगा. Derivative of gubernaculum. Uterus cancer travels to labia majora through which route? Round ligament. Because round ligament attaches labia majora and uterus. ब्रॉड से कंफ्यूज नहीं होना. राउंड से याद रखना है कि राउंड पूरा राउंड लेकर अंदर से बाहर तक आएगा, पूरा राउंड लेगा. Intra and extra pelvic extension of ligament, round ligament of uterus, ligament that hold uterus in anteverted position, that is round ligament. Now the anteverted position of the uterus is the normal position. Slightly forwardly ये flexed position में होता है. The suspensory pain fiber to the uterus pass through broad ligament. Pain fibers to uterus travel via broad ligament क्योंकि इसके अंदर sensory fibers होंगे. Hematoma in broad ligament, uterine artery. Broad ligament part attaches with uterine tube is mesosalpinx. तो जो ट्यूब्स के साथ अटैच होगा वो mesosalpinx है, जो ओवरी के साथ होगा वो mesoovarium है, और जो यूट्रस की बॉडी में myometrium पे अटैच होगा दैट इज mesometrium.
Broad ligament is a double peritoneal membrane. What tubeless structure is present in its anterior-superior position? That is mesosalpinx. इसका ऑप्शंस पे डिपेंड करता है क्योंकि ट्यूबलेस पूछा गया ना, तो these are the one liners. So अब जो लिगामेंट है वो तो ट्यूब्स की फॉर्म में नहीं है ना, तो mesosalpinx इज द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, दैट इज ट्यूबलेस स्ट्रक्चर. Uterine prolapse, most likely chronic cervicitis with squamous metaplasia. अब इसमें यूट्राइन प्रोलैप्स इन दोनों कंडीशंस में होगा. अगर क्रोनिकली सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन है और स्क्वेमस मेटाप्लेसिया भी है तो यूट्राइन प्रोलैप्स होता है इस कंडीशन में. प्रिवेंट ओवरीज फ्रॉम फॉलिंग डाउन, ब्रॉड लिगामेंट. देखिए ब्रॉड लिगामेंट बहुत ब्रॉड था और वो उसने सस्पेंड किया हुआ था ओवरी को भी यूट्रस के साथ, ट्यूब के साथ, और ये इसको ओवरी को होल्ड रखता है अपनी पोजीशन में. नॉर्मल डिसेंट ऑफ ओवरी अकर इन early life which support ovary from further descent and remains within pelvis, uterus. No option of broad ligament if present, prefer that. तो ovary की support कौन करता है? broad ligament. और अगर broad option में नहीं है then will prefer uterus. Uterus connect with labia majora by round ligament. Lateral fornix of vagina related to ureter. Gubernaculum remnant in female is ovarian ligament. ये gubernaculum हम embryology में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. Women with lower abdominal dragging pain and urinary incontinence cause third degree UV prolapse. Ligament damages uterosacral ligament. मेन सपोर्ट. अब यूवी प्रोलैप्स में यूट्रोसेक्रल, यूट्रस को सेक्रम के साथ अटैच करता है, तो अगर वो डैमेज होगा तो यूवी प्रोलैप्स होगा. यूट्रस यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स. मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विस्ट्रा, लेवेटर एनाई. मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस ट्रांसवर्स लिगामेंट आल्सो कॉल्ड कार्डिनल लिगामेंट, देन ब्रॉड, देन यूट्रोसेक्रल. तो कार्डिनल इज ग्रेटर देन ब्रॉड लिगामेंट, इज ग्रेटर देन यूट्रोसेक्रल. पीछे मैंने कार्डिनल इज ग्रेटर देन यूट्रोसेक्रल बोला था, लेकिन इसमें सीक्वेंस में ये होगा कि ब्रॉड भी यूट्रो से पहले आएगा. कार्डिनल इज ग्रेटर देन ब्रॉड इज ग्रेटर देन यूट्रोसेक्रल. डायनामिक सपोर्ट कौन करेगा? पेल्विक डायफ्राम विच इज मेड अप ऑफ लेवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस. मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस ट्रांसवर्स लिगामेंट. The principal dynamic support of uterus holding it in position is pelvic diaphragm. D for dynamic, D for diaphragm. Cervix at external os. Which structure is damaged? Uterosacral ligament. Patient has heaviness and pain in perineum. On examination, the external os is present in introitus. This is due to weakness of uterosacral. So UV prolapse में uterosacral involved है. Which of the following structures take part in formation of pelvic diaphragm, levator, ani? Which of the following take part in the formation of diaphragm, pubococcygis? It depends on the options. Pubococcygis is also part of levator ani, लेकिन levator ani है तो वो ज़्यादा best option है. और अगर pubococcygis भी option में नहीं है then we'll prefer pubo rectalis और pubovagiнаlis जो भी है, क्योंकि ये इसी का part है. Pubococcygis के ही parts हैं, puborectalis and vaginalis. अब ये है bulbospongiosis. These are the muscles from perineum. Ureter is ओके. ये पॉइंट है. कॉमन रिलेशन ऑफ यूरेटर इज पोस्टीरियर टू गोनाडल वेसल्स. ऊपर ओवेरियन आएगी, ओवेरियन वेसल इज कॉल्ड गोनाडल वेसल. नीचे यूरेटर है एंड देन इंटरनल आइलिक. तो हमने इसका नोमेनोमेटर याद रखना है OUI, ओवेरियन वेसल्स, यूरेटर्स एंड इंटरनल आइलिक. A lady undergone C-section. She developed pain in lumbar region and inuria, no urination. Causes of this pelvic condition is ureter ligate हो गया है. लेकिन हमने जो सीक्वेंस पढ़ा था ureter ligation का, वो cardinal is greater than, broad ligament is greater than pelvic brim. Relation of ureter. Anterior to iliac vessel, posterior to gonadal vessels. Ureter is यानी ureter दरमियान में है. Ureter is related posteriorly to ovarian vessels and at risk of injury during ligation of ovarian vessels. For this, remember mnemonic: water under the bridge.
patient presents with ureter stone and at pelvic brim and is prepared for surgery, surgeon uses what demarcation to identify ureter at pelvic brim? Bifurcation of abdominal aorta. जैसे ही यूरेटर पेल्विक ब्रिम पे एंटर होगा उसी पॉइंट पर बाइफर्केशन हो रही है एब्डोमिनल एरोटा की एंड दैट इज L4 का मार्क है वो जहां पर एब्डोमिनल एरोटा बाइफर्केट करता है और उसी पॉइंट पर यूरेटर एंटर होगी पेल्विक ब्रिम पे और उसी पॉइंट पर इंटरनल और एक्सटर्नल आइलिक आर्टरीज बनेगी। पेल्विक ब्रिम पे इंजरी हो जाती है पेल्विक ब्रिम पे तो वो कौन सी आर्टरी होगी? ओवेरियन आर्टरी। At the aortic bifurcation is the point at which abdominal aorta bifurcates into the left and right common iliac arteries. During hysterectomy, care should be taken about which ureter relations to surrounding pass behind the broad ligament. During hysterectomy, ureter can be damaged at which side? Cardinal is greater than broad is greater than pelvic brim. During staging laparotomy of ovarian carcinoma, ovarian artery is ligated near pelvic brim. Which structure is likely to be damaged? Ureter, क्योंकि pelvic brim पे क्या हो रहा था? Ureter enter हो रहे हैं और ऊपर इसके ovarian artery है. At pelvic brim, ureter gets damaged while ligating ovarian. If ovarian not in option, choose uterine artery. Ovarian vessel is greater than uterine arteries. यहाँ पर सिर्फ वेसल का पूछा है। ओवेरियन आर्टरी अगर डैमेज हो रही है एट पेल्विक ब्रिम पे, कब डबल ओ आई में क्या था? ओ फॉर पी फॉर पेल्विक ब्रिम, ओ फॉर ओवेरियन आर्टरी। तो ओवेरियन अगर नहीं है देन यूट्राइन आर्टरी। फीमेल पेशेंट आफ्टर ऑपरेटेड फॉर फाइब्रॉइड इन यूट्रस विद इन 24 hours develop lumbar pain due to damage to ureter. A 35-year female had an abortion at home done by a dye. She develops few weeks later a pelvic mass. On examination, hematoma in broad ligament is found. Injury to which of the following leads to hematoma formation? Uterine artery. Which crosses ureter anteriorly? Uterine artery. Uterine artery भी anteriorly cross करती है और ovarian भी. Uterine artery after rising from internal iliac crosses above ureter. Which structure is crossed by uterine artery before supplying uterus? That is ureter. से क्रॉस करेंगे दोनों, ओवेरियन भी और यूट्राइन भी। यूरेटर पीछे पड़ा हुआ है। The uterine artery usually arises from the anterior division of the internal iliac artery. एंटीरियर को मार्क कर लेंगे। पोस्टीरियर एंटीरियर के भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी डिवीजन है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर। This is the anterior division of internal iliac. It travels to the uterus, crossing the ureter anteriorly to the uterus by traveling in the cardinal ligament. तो यूट्रस तक पहुंचेगा कैसे? While traveling through cardinal ligament. ये भी पेरिनियम का टॉपिक है। Ureteric stone is most common site of lodging of ureteric stone is vesico-ureteric junction. तो जब पेल्विस में जॉइन वेयर 3 इसकी साइट्स होती हैं कंस्ट्रिक्शन की, कंस्ट्रिक्ट करता है यूरेटर एट renal pelvis joins ureter where renal pelvis joins ureter where it crosses pelvic brim where it enters bladder. जैसे ही एग्जिट करेगा किडनी को देन पेल्विस में एंटर होगा एट पेल्विक ब्रिम और जब ब्लैडर में एंटर होगा। तो ये 3 पोजीशंस हैं इसकी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लॉजिंग ऑफ यूरेटेरिक स्टोन वेसाइको यूरेटेरिक जंक्शन, जहां पर ब्लैडर में एंटर होगा। यंग चाइल्ड हैज यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, मोस्ट लाइकली ऑब्स्ट्रक्शन इन स्टोन इन पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन। तो वो उसका हाइलम जो होता है वो इनलार्ज होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस में, रीनल हाइलम। यूरेटर नैरोएस्ट एट जाइको यूरेटेरिक जंक्शन, इसी साइड पे इसीलिए मोस्ट कॉमन लॉजिंग होती है स्टोन की क्योंकि ये नैरोएस्ट पोर्शन है यूरेटर का।
Young male, the site where stone gets stuck most is ureter is vesico-ureteric junction. Least common site for the ectopic pregnancy would be ovaries. और ovarian tumor अगर हो गया तो it will release ectopic thyroid. While most common site of ectopic pregnancy is fertilization, ampullary region of uterine tube. वाइडेस्ट पार्ट है ए से याद रख लेना कि एक ही ये वाइडेस्ट होता है और isthmus से लोग कंफ्यूज करते हैं isthmus is not the most common site for ectopic. Ampullary region is the most common site for ectopic pregnancy and fertilization. Patient in labor for 2 hours on PV inverted spine. अब देखें inverted नहीं है inverted favorable चीज है. Narrow subpubic arch that is not favorable and sacral promontory not reachable. तो ये कौन सा है एंड्रॉयड मेल टाइप पेल्विस है. ये ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड डाला हुआ है हालांकि एंड्रॉयड में इवर्टेड होते हैं यानी कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. इसमें सबप्यूबिक आर्च नैरो है तो चाइल्ड बर्थ इज डिफिकल्ट. सेक्रल प्रोमोन्ट्री भी रीचेबल नहीं है क्योंकि इसका एपी ज़्यादा है ज़्यादा लंबी वो ज़्यादा उसका ट्रेवलिंग पाथवे हो गया ना एपी वाला तो वो ज़्यादा लंबा हो गया हार्ट शेप है तो ये हो गया एंड्रॉयड. आप इससे भी याद रख लें कि एंड्रॉयड मेल टाइप पेल्विस है वो हार्ट शेप्ड होता है. वो जो मेल्स होते हैं वो दिल फेंक होते हैं और जब उनको अप्रोच करने की कोशिश करो तो वो रीचेबल नहीं होते तो प्रोमोन्ट्री इज नॉट रीचेबल एंड दिस इज नॉट फेवरेबल. ट्रांसवर्स डायमीटर गायनेकॉइड का वाइड है. इसमें सारी जो है वो वही चीज़ें हमने लिखनी है कि जो नॉर्मल पेल्विस में वाइड होगा. एपी डायमीटर नैरो होना चाहिए. सब प्यूबिक वाइड होनी चाहिए जो पेल्विस आउटलेट पे होती है. एडिशनल पॉइंट्स हैं मोस्ट कॉमन ओवरऑल मोस्ट फेवरेबल फॉर डिलीवरी. अब गायनेकॉइड का हम डायरेक्ट एंथ्रोपॉइड से करेंगे कंपैरिजन. ट्रांसवर्स डायमीटर इसका तो कम है यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया बट एपी इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स. एपी इसका ज़्यादा होता है इसका नैरो होता है. सब प्यूबिक आर्च एंड्रॉयड में नैरो होगी और गायनेकॉइड में वाइड होगी. मेल टाइप एडिशनल पॉइंट्स क्या है एंड्रॉयड में मेल टाइप पेल्विस पेल्विक ब्रिम इज ट्रायंगुलर प्रोमिनेंट इशियल स्पाइंस. अगर सिनेरियो देखें ऊपर जैसे था इसमें इन्वर्टेड था तो सिर्फ एक पॉइंट से हमने ये नहीं डायग्नोज कर लेना कि कौन सा है. हमने सारी चीज़ों को देखना है. ये डिस्ट्रैक्टर है. यहाँ पर इसके प्रोमिनेंट स्पाइंस लिखने चाहिए थे लेकिन एग्जैक्टली वो चीज़ तो नहीं लिखेंगे तो हमने बाकी चीज़ों को देखना है और फिर हमने एंड्रॉयड को करना है. प्लेटिपॉइड ये भी फीमेल होता है. गायनेकॉइड इज ग्रेटर देन प्लेटिपॉइड लेकिन इस पे क्या होगा इसमें भी वाइड होता है बहुत किडनी शेप्ड है तो इसका ट्रांसफर्स इज वाइड एपी इज नैरो सब प्यूबिक आर्च इज वाइड एज वेल. और एडिशनल पॉइंट्स में पेल्विक ब्रिम इज ट्रांसफर्स किडनी शेप्ड फ्लैटेंड गायनेकॉइड शेप. गायनेकॉइड के साथ ही मिमिक करता है ये. In which of the following pelvis AP diameter is more than transverse so that is anthropoid और AP एंड्रॉयड में भी ज़्यादा होगा. पेल्विस में मेल्स में एंड्रॉयड होता है. मेल टाइप पेल्विस एंड्रॉयड प्लस एंथ्रोपॉइड whereas female gynecoid greater than platypoid. Long AP and short transverse diameter and inverted ischial spine. What type of pelvis? Anthropoid. ये भी मेल टाइप है. Primary gravida in labor not delivering. Senior obstetrician examines her per vaginally and noted prominent ischial spines, narrow subpubic arch. Her finger could not reach promontory. Not reachable. What is the best term? Android pelvis. The type of pelvis in which transverse diameter is more than anteroposterior is called gynecoid. The plane from sacral promontory to the inner posterior surface of the pubic symphysis is an important dimension of the pelvis for normal delivery. What is the name of this OBS conjugate? Sacral से लेकर inner posterior ये inner इन्होंने middle को शो किया हुआ है. middle वाला portion था जहाँ पर red line शो कर रही थी that was OBS conjugate. Best pelvis for delivery is subpubic angle is greater than 90 यानी कि wider होना चाहिए pubic arch subpubic arch. Which feature of a pelvis favors for normal delivery? Subpubic angle is greater than 90. Less than 90 is not favorable. Right testicular vein enter directly into inferior vena cava. Right testicular vein
राइट ओवेरियन वेन, राइट रीनल वेन, राइट सुप्रारीनल वेन, ये सारी की सारी राइट साइड वाली आईवीसी में डायरेक्टली ड्रेन करती हैं, वेयर एज लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, लेफ्ट ओवेरियन वेन, लेफ्ट सुप्रारीनल वेन पहले लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करेगी एंड देन लेफ्ट रीनल वेन आईवीसी में ड्रेन करेगी। तो लेफ्ट साइड वाली जो है वो उनकी डायरेक्ट ड्रेनेज नहीं होगी, इसीलिए लेफ्ट वाला राउट थोड़ा लंबा होगा और राइट वाला डायरेक्ट आईवीसी में ड्रेन करेगा। लेफ्ट रीनल इज लॉन्गर देन राइट रीनल वेन बिकॉज इसमें वो पहले उसमें ड्रेन करेगी और देन वो उसमें आईवीसी में, बिकॉज एरोटा इज इन द वे द लेफ्ट रीनल वेन हैज टू पास इन फ्रंट ऑफ एरोटा इट टू गेट टू द आईवीसी। और लेफ्ट रीनल वेन का एक और हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि सुपीरियर मेसेंटेरिक उसके इंटीरियरली क्रॉस करती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक लेफ्ट रीनल वेन के भी इंटीरियरली क्रॉस करेगी, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के भी एंटीरियरली क्रॉस करती है, और अनसीनियर प्रोसेस ऑफ पेनक्रियास, तीनों चीजों के एंटीरियरली। लेफ्ट रीनल वेन इज पोस्टीरियर टू पेनक्रियास। Spread of renal tumor will be through renal vein. Renal veins lie anterior to renal arteries. Vein होता है ना, vein, vein, artery and nerve. राइट टेस्टिकुलर वेन एंटर आईवीसी, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन लेफ्ट रीनल वेन में, राइट ओवेरियन वेन आईवीसी में, राइट रीनल, ये राइट वाली सारी आईवीसी में करेंगी, लेफ्ट वाली जो है पहले वो लेफ्ट रीनल में और देन लेफ्ट रीनल इनटू एरोटा, into IVC, sorry. Left suprarenal vein drains into left renal vein. Regarding supply of suprarenal gland, left suprarenal goes to left renal vein. Anterior to left renal vein is SMA, relation of left renal vein anterior to aorta. और फिर इसके anterior क्या होगा, superior mesenteric artery. Which structure lies anterior to inferior vena cava? Right gonadal vessels. Which one does not end in IVC? Left suprarenal vein. Which crosses in front of abdominal aorta? Left renal vein. PG afraid of doing adrenalectomy on right side due to fear of damage to IVC. देखें, IVC इज राइट टू एरोटा, मैंने बताया था कल भी कि राइट साइड पर होती है एम्ब्लाइकस के 3 सेंटीमीटर्स, और वो हाइपोटेंशन वाला सिनेरियो आएगा तो हमने आईवीसी करना है, और पेशेंट जो प्रेग्नेंट होती है उसको भी लेफ्ट लेटरल में ही उसको करते हैं क्योंकि वो आईवीसी के ऊपर ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर ना पड़े और वो फिर एडिमिटस ना हो और हाइपोटेंशन में ना चली जाए। तो आईवीसी इज़ द मेजर वेसल, और इस पे इसका डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। Internee surgeon performing bilateral adrenalectomy, HOD refuses to give him right adrenalectomy due to risk of damage to which structure? IVC. A post-adrenalectomy patient dies 4 days after the surgery. What is the most likely deficiency of aldosterone? ये वो मेटाबॉलिज्म का है कि उसमें हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा और वो सारा उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से। What is most appropriate? Renal vein anterior to renal artery. वेन हमेशा एंटीरियर होगी आर्टरी के, वेन का निमोनिक याद रखना है, वेन, वी एन वेन, वेन आर्टरी एंड नर्व। अबाउट किडनी कवर्ड बाय फेशियल शीथ अलोंग विद एड्रीनल ग्लैंड्स, तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो ऊपर होते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, वो उनके दोनों की कवरेज जो है ना वो एक ही पैकिंग होती है किडनी की। वेसल पासिंग इन फ्रंट ऑफ इंफर वेना केवा, राइट टेस्टिकुलर आर्टरी। Relation anterior to hilum of right kidney, second part of duodenum. The two kidneys are differentiated from each other by structures at hilum. क्योंकि पोस्टीरियर मैंने आपको बताया था कि दोनों के पोस्टीरियर वॉल वाले सेम मसल्स होंगे, एंटीरियर पे रिलेशंस डिफरेंट होंगे किडनी के। Nervous point in pediatric airway is cricoid. In males, narrowest part of urethra is external urethral meatus. External urethral meatus is the narrowest part, second being the membranous part. Narrowest जो है वो external urethral meatus है, और second being narrowest is the membranous part. Least distensible part of urethra is membranous. Most distensible part of urethra is prostatic urethra, जहाँ वो prostate में enter होता है. Esophagus narrowest at cricopharyngeus, size of ureter 25 centimeters.
मेल्स में जो है वो लॉन्गेस्ट होता है यूरेटर का साइज, और फीमेल्स में शॉर्ट होता है। द नेरोस्ट पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा इज एक्सटर्नल meatus. Least dilatable part of male urethra is membranous. Doctor, while passing urinary catheter, notice that part of urethra is least distensible. Which one? Membranous. Three-year-old child with flank pain. On ultrasound, there is unilateral hydronephrosis. Causes constriction at pelvic-ureteric junction. A boy with history of fall while cycling presented to ER 2 days later with complaints of anuria. Most likely the lesion is in urethra. Regarding female urethra prone to infection, neck of the female urethra lies upper surface of urogenital diaphragm. Neck of bladder and proximal urethra is supplied by sympathetic L1 to L2Y hypogastric plexus. The urologist doing transurethral surgery, two arteries at 5 and 7 o'clock came in his way, which block his way to operate and can't see further. What is the exact name of the artery? Bednock's artery. ये 5 and 7 o'clock की पोजीशन पे होती है, इसका नाम है Bednock's artery. चैप्टर अब जिसमें जो 2-3 बीच में पैराग्राफ्स रहते हैं वो पेरिनियम के हैं, इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। इसमें कोई किसी किस्म की कोई मसला है पेल्विस में आपने 2-3 दफ़ा इसकी अच्छे से रिविजन्स करनी है, तो ये गायनी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके मैम। एनी क्वेश्चन?